ठीक है भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें मैं नेटवर्किंग के ऊपर बात करूंगा। अभी तक मैंने आपको ये तो बता दिया कि पॉड कैसे डिप्लॉय होता है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया कि कितने हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स कुबरनेटिस ने आपको दिए हुए हैं। उन हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आप अपने पॉड को मैनेज कर सकते हो बेटर वे में। पर अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग की। तो जैसे कि आप एक वीएम होता है नॉर्मल, अगर आप अपना नेटवर्क देखते हो नॉर्मल केसेस में, तो क्या होता है कि एक वीएम होता है। उस वीएम पे एक आईपी होती है ना। एक से ज्यादा भी आईपी हो सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस भी हो सकते हैं। तो लेट्स से कि आप ETH 1, ठीक है, यहाँ पे ETH 2, इसके करस्पॉन्डिंग आपके वीएम पे दो आईपी होती हैं। ऐसा ही कुछ होता है आईपी के केस में वीएम में, है ना। तो ये VM 1 होता है। और ऐसे ही लेट्स से आपने आपके पास एक और वीएम है। आप मान लो कि एक सोल्यूशन बना रहे हो जिसमें एक से ज्यादा नोड है, कैपेसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ पे भी एक आईपी होती है। यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेम टू सेम। तो कुछ डाउट होगा तो मुझे रोक देना। ठीक है, बीच में इंटरप्ट कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो नॉर्मल क्या होता है कि फिर यहाँ पे आप एक लोड बैलेंसर बनाते हो। और उस लोड बैलेंसर में आप क्या करते हो, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो। और ये एक्सटर्नल आईपी आप अपने क्लाइंट को दे देते हो। और आप क्लाइंट से कहते हो कि आप इस आईपी पे कनेक्ट करो। और अगर आप फ्यूचर में आपके मल्टीपल और वीएम्स भी अगर ऐड कर रहे हैं, जैसे आप कैपेसिटी और बढ़ा रहे हो। अब देखो, हर रिसोर्स की एक लिमिट होती है, ये याद रखना। हर रिसोर्स की अपनी एक बाउंड्री होती है। चाहे वो फिजिकल रिसोर्स है, वर्चुअल रिसोर्स हो, कोई भी हो, उसकी एक बाउंड्री होती है जिसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। अगर मान लो आपने एक वीएम है, जिस वीएम में आपने कुछ सीपीयू, रैम, स्टोरेज, आईपी सब कुछ दे रखा है, तो आप उतना ही यूज कर सकते हो। आप उसके अगर ऊपर जाते हो तो आपको उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। तो कैपेसिटी को बढ़ाने के मल्टीपल तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि वर्टिकल अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो आप एग्जिस्टिंग सिस्टम का कैपेसिटी को बढ़ाते हो। जैसे कि मान लो एक वीएम है और आपको लगता है कि रैम कम पड़ रही है, तो आप क्या करते हो, और रैम ऐड कर सकते हो। तो ये इस तरीके के एक्सपेंशन को हम वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल में आप क्या करते हो कि हॉरिजॉन्टल में आप नया सिस्टम ऐड करते हो। मतलब आप एक और वीएम ऐड करोगे अपने सिस्टम में, सॉल्यूशन के अंदर। और वो वीएम भी अब पार्टिसिपेट करेगा। तो अब कैपेसिटी डबल हो गई। फिर आपकी और कैपेसिटी की जरूरत होगी तो आप और 3 4 5 जितने भी वीएम्स होंगे आप बढ़ाते जाओगे। तो जनरली आप एक फ्रंट एंड पे एक लोड बैलेंसर रखते हो। लोड बैलेंसर क्या करता है कि वो बैलेंसिंग करेगा। क्लाइंट को आप ये आईपी दोगे, बैकएंड में आपकी आईपी बदलती रहेगी। ठीक है, ऐसा ही जनरली हर जगह होता है। फिर इक्विवेलेंट में डीएनएस भी रखा जाता है। डीएनएस का पर्पस अलग है, वो बैलेंसिंग के लिए नहीं होता, पहले बता दूं। बट आप डीएनएस में आप बैकएंड को हाइड कर सकते हो कस्टमर से। आप कस्टमर को एक यूआरएल दे सकते हो, एफक्यूडीएन दे सकते हो, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। और वो उसके पीछे आप मल्टीपल आईपीस रख सकते हो, होस्ट रख सकते हो। तो ये भी एक तरीका होता है हाइड करने का टोपोलॉजी को। लोड बैलेंसर का तो स्पेशल पर्पस होता है कि वो बैलेंस करता है कि जो भी पैकेट्स आ रहे हैं टीसीपी कनेक्शन, उन कनेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा मल्टीपल नोड्स पे। सो दैट कि आपका ट्रैफिक जो है वो ऐसा ना हो कि एक ही नोड पे चोक हो और दूसरी नोड जो है वो एकदम खाली बैठी हो। तो ये काम होता है लोड बैलेंसर का। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स, डिवाइसेस, आपको इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो कि आपको नेटवर्किंग में हेल्प करते हैं। बट ओवरऑल इनका पर्पस क्या होता है, देखो इनका पर्पस ये होता है कि दूर बैठा हुआ एक क्लाइंट है। ठीक है, उस क्लाइंट के पास जनरली आपकी या तो आईपी होती है या तो आपका एफक्यूडीएन होता है। दो ही तरीके होते हैं। आप जनरली जैसे गूगल को आप एक्सेस करते हो, तो गूगल का सर्च इंजन जब आप चलाते हो तो कैसे चलाते हो, आप क्या करते हो, सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में जाते हो। ब्राउजर में लिखते हो www.google.com। अब आपने लिखा google.com, लेकिन कोई भी डिवाइस नेटवर्क पे, ठीक है, नेटवर्क पे कोई भी डिवाइस होगा, उसकी आईपी जरूर होगी, ये याद रखना। जितने भी डिवाइसेस हैं वो आईपी पे काम करते हैं। कोई भी डिवाइस एफक्यूडीएन पे काम नहीं करता है। एफक्यूडीएन का मतलब क्या होता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब ये बेसिकली क्या होता है कि ये नाम होता है एक तरीके से। जैसे कि मेरा नाम हो गया, ठीक है। अब कोई किसी को मुझे बुलाना है तो मेरे नाम से बुलाएगा। लेकिन हो सकता है कि मेरा बैकएंड में कोई नंबर हो, जैसे कि आप कंपनी में जाते हो। तो कंपनी में आपकी पहचान क्या होती है, एम्प्लॉय आईडी। और एम्प्लॉय आईडी के पीछे क्या होता है, आपका अपना नाम। तो आपकी दो पहचान है, एक है आपका एम्प्लॉय आईडी और एक है आपका रियल नेम। तो क्या होता है कि एफक्यूडीएन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि लोगों को आईपीज याद करने में मुश्किल होती है। जैसे आपको और मुझे अगर गूगल बोले कि मेरे पास 50 आईपी हैं, और जब भी आपको गूगल की सर्विस चाहिए हो तो आप इन 50 आईपी में से कोई भी एक आईपी को यूज कर लो।
तो आपके लिए हर एक आईपी को याद करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि वो मैथमेटिकल होता है। और आपको नहीं पता कि कब कौन सी आईपी अप है, कब कौन सी आईपी डाउन है, क्योंकि आपके मल्टीपल सर्वर्स हैं। हो सकता है आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, आपने एक और आईपी ऐड कर लिया। हो सकता है आपने कैपेसिटी को कम कर दिया और आपने वो आईपी को डिलीट कर दिया, और मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केसेस में हम कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई फ्रंट एंड पे आप एक एफक्यूडीएम दे दो, लाइक google.com। तो google.com आप अपने क्लाइंट को बता दो कि google.com पे कनेक्ट करना। और फिर ये क्या होता है, ये एक डीएनएस से कनेक्टेड होता है, और ये डीएनएस के पास क्या होते हैं, रेजोल्यूशन। तो ये आपको बताएगा कि देखो google.com की जो टेबल है उसके अंदर आईपी आती है समथिंग 10.10.10.10 समथिंग, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि अच्छा गूगल की आईपी है, तो आपका मशीन जो है जब आप ब्राउजर पे टाइप करते हो google.com, तो वो बैकएंड में डीएनएस से बात करता है, और उस डीएनएस से वो आईपी लेकर आता है गूगल की, और उस आईपी से आपका कनेक्शन बन जाता है। ऐसे ही ये काम करता है। तो ये एक एग्जांपल है नेटवर्किंग का, ठीक है। हालांकि हम एफक्यूडीएन पर भी बात नहीं करेंगे, हम पहले बेसिक नेटवर्किंग की बात करेंगे। तो बेसिक नेटवर्किंग में जो कह रहा था कि जब आपके एक से ज्यादा सर्वर होते हैं नेटवर्क में, सेम टाइप के, अब मान लो ये कॉपी है, लेट्स से कि ये कॉपी 1 है और ये कॉपी 2 है। अब कॉपी का मतलब क्या होता है कि ये सेम है दोनों, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। मान लो ये 10 ट्रांजेक्शन करता है तो ये 10 करता है, तो टोटल कितने हो गए, 20। कल को अगर आपको 50 ट्रांजेक्शन करने हैं तो आपको 3 और सर्वर लगाने पड़ेंगे, टोटल आपकी तब 50 कैपेसिटी होगी। अब बेयर मेटल में क्या होता था, बेयर मेटल में मतलब कि फिजिकली सर्वर को ऐड करना। अब फिजिकल सर्वर को ऐड करना तो देखो अलग ही लेवल का चैलेंज है। अगर आप यही सेम प्रॉब्लम एड्रेस करो अगर बेयर मेटल टेक्नोलॉजी में, तो बेयर मेटल टेक्नोलॉजी में अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे पास एक सर्वर है, उस सर्वर की कैपेसिटी है 10 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड, ठीक है। अब कोई बोलता है कि भाई मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है और मुझे इसको लेके जाना है 20 पे, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक और सर्वर लगाना पड़ेगा जो कि मुझे 10 टीपीएस देगा। तो इसको ऐड करना बेयर मेटल में बहुत चैलेंजिंग होता है, क्यों, और टाइम टेकिंग भी होता है, क्योंकि ये फिजिकल सर्वर है। आपको एक फिजिकल सर्वर खरीदना पड़ेगा, वेंडर से लाना पड़ेगा। आप वो लेकर आओगे, अपने डेटा सेंटर में लगाओगे। आपकी डेटा सेंटर की भी एक लिमिट होती है। जब वो लग जाएगा, उस पे ओएस डल जाएगा, ओएस डल के एप्लीकेशन डल जाएगा, एप्लीकेशन डल के फिर आपका एप्लीकेशन एक क्लस्टर में ऐड होगा। उस क्लस्टर में आप चाहे लोड बैलेंसर में ऐड करोगे, जैसे भी चाहे, एग्जांपल के लिए आप डीएनएस देख लो, एफक्यूडीएन देख लो, और भी बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं। तो ये जो तरीका है इसमें कितना टाइम लगता है आपको, रियलाइजेशन का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है। मतलब आज मैंने सोचा कि मुझे 10 से 20 जाना है, तो बेयर मेटल में 10 से 20 जाने में मुझे कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा। क्यों भाई, जब तक सर्वर आएगा, वो पावर ऑन होगा, सारा इंस्टॉलेशन होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, क्लस्टर में जब ज्वाइन हो जाएगा, तब जाके मेरी कैपेसिटी 20 होगी। वीएम में क्या होता है, जब वो वीएम टेक्नोलॉजी में आए तो आपने कहा कि मेरे पास एक वीएम है जिसकी 10 टीपीएस कैपेसिटी है, ठीक है, ये 10 ट्रांजेक्शन हैंडल करता है। अब मैं इसमें एक और वीएम ऐड करना चाहता हूँ जो कि 10 टीपीएस का होगा। तो यहाँ पर यूज केस सेम है, यूज केस बदला नहीं है, यूज केस सेम है। डिजाइन मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट बदल रहा है। बेयर मेटल में मुझे लगा कि भाई साहब 1 महीने से तो मिनिमम 1 मंथ का टाइम चाहिए, मिनिमम 1 मंथ। क्यों, आएगा ना हार्डवेयर, तो आने में भी टाइम चलेगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। फिजिकली लगाएंगे, हो सकता है डिफेक्टिव हुआ तो फिर और प्रॉब्लम। अब वीएम के सोल्यूशन में क्या होता है, वीएम के एनवायरनमेंट केसेस में क्या होता है, सेम केस के लिए आपको एक और वीएम लॉन्च करनी है। तो वीएम तो मैं लॉन्च कर सकता हूँ फटाफट। आपको पता ही है, अगर आप ओपन स्टैक यूज कर रहे हो, या आप वीएमवेयर का कोई सोल्यूशन यूज कर रहे हो, या आप पब्लिक क्लाउड के ऊपर हो, किसी भी एनवायरनमेंट पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जहाँ पे वीएम लॉन्च करना कितना मुश्किल काम होता है। वीएम लॉन्च करने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली मुश्किल से आपको कितना लगेगा, आधा घंटा। तो 30 मिनट में आपका वीएम लॉन्च हो गया, ठीक है, वीएम लॉन्च हो गया। फिर इसके ऊपर आपको कुछ टॉप पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है। मे बी समथिंग लोड बैलेंसर वगैरह में आपको ऐड करना पड़े। तो चलो मान लो 10 मिनट मान लो, या 20 मिनट मान लो, हार्डली चलो और 30 मिनट ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 30 मिनट्स कॉन्फ़िगरेशन के, 30 मिनट्स इसको ऐड करने के क्लस्टर में। तो लगभग आपको 1 घंटे का टाइम लगा, ठीक है, 1 आवर, जो कि स्टिल बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू बेयर मेटल सर्वर, क्योंकि बेयर मेटल में तो महीने से ऊपर का टाइम लग रहा था। यहाँ पे तो 1 घंटे में काम हो गया, तो ये भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है। कंटेनर्स के केसेस में क्या होता है, ये है मेरा कंटेनर, इसकी अपनी कैपेसिटी है 10 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। अब मैं चाहता हूँ कि एक और कंटेनर मेरा लॉन्च होए जो कि 10 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड दे मुझे, सेम सेम रिक्वायरमेंट। अब ये कंटेनर्स का एनवायरनमेंट है।
ठीक है, कंटेनर्स के एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा मुझे इस पूरे ओवरऑल एक्टिविटी को करने में? तो देखो, एक्टिविटी को मैंने दो तीन पार्ट में डिवाइड किया है। इधर में तो था पहले फिजिकल डिप्लॉयमेंट, जो कि वीएम वाले केस में हट ही गया। ये फिजिकल डिप्लॉयमेंट का टाइम ही हट गया। वीएम वाले में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में और वीएम लॉन्च करने में मैंने 30 मिनट्स लिए, जो कि 1 घंटे के आसपास है। यहाँ पे आपको एक कॉपी को लॉन्च करने में मुश्किल से हार्डली जो है वो 1 मिनट लगेगा। अब क्या बचता है? कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि इसको मुझे लोड बैलेंसर में ऐड करना है। लोड बैलेंसर में आपको ऐड करने के लिए भी 1 मिनट से कम का टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली क्यूबरनेटिस इसको हैंडल करता है। तो ओवरऑल ये जो मैंने 2 मिनट बोला है ना, थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल होके बोला है, ये मान के चलो कि 2 मिनट से 3 मिनट का टाइम लगता है। तो जो ये काम आप यहाँ पे 1 घंटे में कर रहे थे एक्सपेंशन का, ये काम आप यहाँ पे 2 मिनट में कर सकते हो। लेस देन 5 मिनट कहते हैं, चलो लेस देन 5 मिनट। पर फर्क क्या है 1 घंटे और 5 मिनट की? इसमें तो मेजर तो आपको दिख ही रहा है कि सबसे बड़ा डिफरेंस टाइम का है, लेकिन इस वाले में आपको मैनुअल स्टेप्स करने पड़ सकते हैं। करेक्ट, आपको लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन आपको एडिट करनी पड़ सकती है जाके। यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक होता है। फुली ऑटोमेटिक मतलब ये कि आपको अलग से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्यूबरनेटिस रन टाइम पे खुद ही कॉन्फ़िगर कर देगा। तो मतलब ये कि अब आपको कुछ नहीं करना है। आपका इंटरवेंशन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, अगर आपको स्केल अप स्केल डाउन करना है। और यही सेम चीज आप स्केल डाउन के केस में भी कर सकते हो। अब देखो, रिवर्स केस करते हैं। अब मेरा मान लो काम खत्म हो गया, मुझे 20 नहीं है, मुझे 10 चाहिए। तो अगर मैं कंटेनर्स के केस में बात करूं, तो लेस देन 1 मिनट, ठीक है, आप जो है उसको स्केल डाउन कर सकते हो। आपने इसको कम कर दिया 1 मिनट से भी कम टाइम में, और वो भी फुली ऑटोमेटिक वे में। अगर आप वीएम की केस में करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपको वापस क्लस्टर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हो टूल, उसमें वहां पे आपको आईपी डिलीट करनी पड़ेगी। फिर आपको उस वीएम को क्लस्टर से हटा के डिलीट करना पड़ेगा। जब आप डिलीट करोगे वो वीएम वापस पूल में चला जाएगा। यहाँ भी ऑलमोस्ट आपको मान लो 30 मिनट या 1 घंटा लगेगा। मोटा मोटा मान लेते हैं 30 मिनट, चलो 30 मिनट। ये है किसके लिए? स्केल डाउन के लिए। स्किल, ये स्टिल फिर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप कंपेयर करोगे बेयर मेटल से। अब बेयर मेटल कहता है कि आपने तो खरीद लिया, अब आपने खरीद लिया, आप यूज मत करो, आपकी मर्जी है, आपका तो हार्डवेयर आपके पास ही रहेगा। मतलब ये कि बेयर मेटल के केस में आपने जो चीज खरीदी है हार्डवेयर, वो आप चाहे यूज करो मत करो, आपकी कॉस्ट तो आ गई। तो ये वाला केस जो है वो सबसे कॉस्टली पड़ता है। टाइम टेकिंग है, कॉस्टली है, सब कुछ है। सेकंड वाले अप्रोच में आपने देखा कि हाँ, यहाँ पे आप वीएम को डिलीट कर दो, आपका जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो आपको चार्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो वीएम डिलीट कर दी, आपने कॉस्ट बचा लिया, प्लस आपने मोटा मोटा 30 मिनट के टाइम पे आपने काम कर दिया। बट यहाँ पे अगेन आपको मैनुअल इंटरवेंशन आया, आपको फिर से मैनुअल स्टेप करने पड़े। लेकिन यहाँ वाले में केस में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक है। अब ऑटोमेटिक का फायदा क्या है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक कम हो गया। तो लेट्स से कि हम एक प्रेडिक्ट करते हैं कि एक ऐसा कस्टमर है जिसका ट्रैफिक हमेशा वेरिएबल रहता है, वो कभी भी बढ़ता रहता है, कभी भी घटता रहता है, कभी भी बढ़ता रहता है, कभी भी घटता रहता है। आपको पता ही नहीं है प्रिडिक्शन में, ये लेट्स से टाइम है, ठीक है, और ये है इसका ट्रैफिक। अब आप ये देख पा रहे हो कि इस कस्टमर का ट्रैफिक कभी भी बढ़ता घटता रहता है। चलो, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया, मुझे पता था चार्ट, तो मैंने प्रिडिक्ट करके बना दिया। बट आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट इंस्टेंस इंस्टेंस में आपको कब ट्रैफिक बढ़ाना पड़े, कब घटाना पड़े। तो ऐसे केसेस में आप क्या रिकमेंड करोगे मुझे? अगर मान लो मैं कस्टमर हूँ और मैं आपके पास आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरा इस टाइप का कोई सोल्यूशन है जिसमें ट्रैफिक का मुझे पता ही नहीं है, कभी भी ट्रैफिक बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है, तो आप मुझे इन तीनों में से कौन सा सोल्यूशन प्रपोज करोगे? तो बताएगा कि आप में से क्या प्रपोज करोगे? कि आप एक डिजाइनर हो, ठीक है, आर्किटेक्ट हो, तो आप क्या प्रपोज करोगे? आंसर सही है तुम्हारा, कंटेनर वाला ही सोल्यूशन इस केस में बेटर बनता है। संतोष, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में कि तीनों में से बेटर कौन सा होगा और क्यों होगा, ये भी बताओ। आंसर तो दे ही दिया आशीष ने, अब तुम्हें ये बताना है कि तीनों में से बेटर क्यों है वो। अभी मैंने तुम्हारे सामने एग्जांपल प्रेजेंट किया है कि कैपेसिटी को बढ़ाने और घटाने में किसमें कितना क्या चैलेंज है। तो अगर कस्टमर का ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेड है, कभी भी बढ़ता घटता रहता है, तो उस केस में उसको क्या बेटर रहेगा तीनों? देखो, कंटेनर्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पे ना, एक तो पहला एडवांटेज होता है कि ऑटोमेटिक होता है। मतलब यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम इंटरवेंशन होता है, आपको खुद जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म ये सब चीजें हैंडल कर लेता है। प्लस एडिशनल टूल्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं मार्केट में,
क्यूबरनेटिस के ऊपर, जिनकी हेल्प से आप इसको फुली ऑटोमेटिक बना सकते हो। देखो ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक में डिफरेंस होता है ना, तो आप इसको फुली ऑटोमेटिक भी बना सकते हो। तो ये जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये सब आप कंटेनर्स में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ऐड और माइनस करना बड़ा आसान है, रियल टाइम बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हो। रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, क्यों? क्योंकि आप जितना यूज करते हो उतना ही रिसोर्स आप लेते हो। ठीक है? आपने अगर प्रोवाइडर से नीचे से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिसोर्स लिया है, तो आपको जब जरूरत होगी आप अपने रिसोर्स बढ़ाओगे, जब जरूरत नहीं होगी तो नहीं बढ़ाओगे। तो जब आप रिसोर्स नहीं लोगे तो आपको बिल नहीं पे करना पड़ेगा उतना। लेकिन वीएम और बेयर मेटल टेक्नोलॉजी में क्या होता है? बेयर मेटल में तो आपने इस लाइक कि आपने कार को खरीद के रख लिया, अब चलाओ मत चलाओ आपकी प्रॉब्लम है, गाड़ी अब आपके घर में आ चुकी है। ठीक है? लेकिन अगर आप वही कॉन्सेप्ट अगर आप मेट्रो ट्रेन का लो, ठीक है, अब मेट्रो ट्रेन में तो आपको ना तो मेट्रो खरीदनी है, ना तो आपको कुछ करना है, ना उसको चलाना है। आपका जब मन किया आप गए, टिकट खरीदा और गए, सफर किया और वापस उतर गए। वीएम मॉडल क्या कहता है कि आपने खरीदा नहीं, बट आपने रेंट पे ले लिया। जैसे कि आपने क्या किया कि आपने गाड़ी रेंट पे ले ली, कि मुझे 4 दिन के लिए जाना है, आप जैसे घूमने जाते हो स्कूटी रेंट पे ले लिया, तो अब आपको स्कूटी मिल गई, अब आप उसको लेके घूमो जहां घूमना है। उसका भी फायदा है, नुकसान भी है। ठीक है? लेकिन कंटेनर देखो, तीनों का फायदा नुकसान है, पहले बता दो। तीनों में कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है। ठीक है? तीनों का यूज केस है। अगर एक ऐसा कस्टमर है जो कहता है कि जी मेरा ट्रैफिक तो एकदम कांस्टेंट रहता है, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है स्केल अप स्केल डाउन करने की, तो आप बताओ क्या बेस्ट होगा? एक चीज याद रखना कि इन दो टेक्नोलॉजीज की जो डेवलपमेंट है, वो कुछ हद तक सिमिलर होती है। आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोई पुराना सॉफ्टवेयर है जो पहले से चला आ रहा है, तो उसको कुछ चेंजेस करके आप वीएम में चला सकते हो। लेकिन अगर आप पुराने सॉफ्टवेयर को कंटेनर में चलाना चाहते हो तो वो नहीं चलेगा। माइग्रेशन नहीं है पॉसिबल। आपको पूरा का पूरा जो है वो रीडेवलप करना पड़ेगा कोड। ये याद रखना, पूरा का पूरा कोड रीडेवलप करना पड़ता है अगर आप इसको कंटेनर में लेकर आते हो। तो ऑलवेज रिमेम्बर, ये टोटली स्क्रैच से शुरू होता है। मतलब कि अगर मुझे कंटेनर पे जाना है, तो अगर मान लो मेरा नया कोड लिखा जा रहा है, नया सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट टाइम बन रहा है, तो मैं उसको कंटेनर में ही लिख दूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि फ्यूचर में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई पुराना सॉफ्टवेयर है और उसको मैं माइग्रेट कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा का पूरा कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये इतना आसान भी नहीं है दिखने में जैसा दिखता है। ठीक है? आशीष एक बार म्यूट करोगे? ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना जो मैं बताना चाह रहा था? ये देखो ऑफ द टॉपिक है, ये आज के टॉपिक का एजेंडा नहीं है। जो आज के टॉपिक का एजेंडा नेटवर्किंग है, लेकिन नेटवर्किंग से पहले आपको चैलेंज या वो पता होना चाहिए सिमिलैरिटीज की, कैसे आप क्या ऐड माइनस करते हो, क्योंकि ये चीजों को हम यहाँ पे नेटवर्किंग की हेल्प से देखेंगे। ठीक है? तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ सीधा। अब यहाँ पर मान लो मैंने एक पॉड बनाया। ठीक है? अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, ये है मेरा पॉड। ठीक है? तो ये पॉड जो है वो किसी एक होस्ट के ऊपर चलेगा। ठीक है? जिसको कि हम वर्कर नोड बोलते हैं। लेट्स से कि ये वर्कर नोड 1 है। ठीक है? अब ये मेरा पॉड चल रहा है, इस पॉड को क्यूबरनेटिस क्या करेगा, एक आईपी देगा। ये आईपी बेसिकली आपकी पॉड आईपी होती है, पॉड क्लस्टर नेटवर्क से आता है। पॉड का अपना एक क्लस्टर नेटवर्क होता है, जो कि जब आप क्यूबरनेटिस डिप्लॉय करते हो, तो उसी टाइम पे सिस्टम एडमिन से पूछा जाता है कि आपको क्या क्लस्टर। नहीं नहीं नहीं, कैलिको नहीं है, कैलिको इज टोटली डिफरेंट। ये है पॉड का क्लस्टर नेटवर्क। जब आप क्यूबरनेटिस डिप्लॉय करते हो तो आपसे कॉन्फ़िगरेशन में पूछा जाता है, मतलब आप चॉइस है, आप नहीं दोगे तो डिफॉल्ट कुछ भी उठा लेगा सबनेट। लेकिन यहाँ पूछा जाता है कि आपको पॉड का क्लस्टर नेटवर्क क्या देना है। अब ये जो पॉड का क्लस्टर नेटवर्क होता है ना, इसके कुछ रूल्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये प्राइवेट होता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबरनेटिस क्लस्टर में ही चलेगा। मतलब कि अगर मैं किसी वर्कर नोड पे हूँ, मैं मास्टर नोड पे हूँ, तो मैं ये नेटवर्क को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही क्यूबरनेटिस क्लस्टर के बाहर निकलूंगा, इस क्लस्टर की आईपी को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो पहला जो पॉइंट है कि ये प्राइवेट होता है। ठीक है? ये प्राइवेट होता है। डुअल स्टैक में भी आता है। ठीक है? डुअल स्टैक भी होता है, जिसमें कि डुअल स्टैक का मतलब क्या होता है? डुअल स्टैक का मतलब होता है IPv4 प्लस IPv6 का सपोर्ट दोनों के लिए। V4 V6 की देखो अपनी प्रोटोकॉल के जो सिक्योरिटी, मतलब अपनी स्टोरीज हैं कि IPv6 में आईपी की लिमिट बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस बहुत ज्यादा होती है। IPv4 एक लिमिटेड है।
पर आप जो क्लस्टर बना रहे हो, ये जो क्लस्टर नेटवर्क आपका बना है, पॉड क्लस्टर नेटवर्क, ये बेसिकली आपका पॉड मतलब क्लस्टर के अंदर चलेगा, क्यूबरनेटिस के अंदर चलता है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिप्लॉय होंगे, ठीक है, चाहे आपका पॉड है, सर्विस है, जो भी, उन सब को आईपी जो है वो इसी नेटवर्क से मिलती है। क्यूबरनेटिस हमेशा हमेशा पॉड क्लस्टर नेटवर्क को यूज करता है किसी भी पॉड को आईपी एलोकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये पहला रूल है कि क्यूबरनेटिस जो है वो पॉड क्लस्टर नेटवर्क को यूज करता है, प्राइवेट आईपी जो है वो देता है पॉड को। और इसी नेटवर्क को आप दूसरी भाषा में बोलते हो ओवरले नेटवर्क। ये एक अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि ओवरले नेटवर्क क्या होता है, और कोई पूछेगा अंडरले नेटवर्क क्या होता है। तो ओवरले समझ लो, अंडरले भी बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। ओवरले नेटवर्क जो होता है वो आपके पॉड का जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं ओवरले। ओवर मतलब ऊपर, ठीक है, अंडर मतलब नीचे। अंडरले नेटवर्क होता है जो आपके वीएम के बाहर का होता है, नोड के बाहर। तो क्यूबरनेटिस के अंदर जो नेटवर्क चलता है उसको हम बोलते हैं पॉड नेटवर्क को हम बोलते हैं ओवरले। और जब पॉड का ट्रैफिक आपके नोड के बाहर जाता है, क्यूबरनेटिस क्लस्टर से बाहर निकलता है, तब वो यूज करता है ओवरले। और ओवरले क्या होता है, जो आपका नेटवर्क नोड का होगा, जो आपका वीएम होगा, सर्वर होगा, उसके नेटवर्क को हम बोलते हैं ओवरले। वो उसकी हेल्प से बाहर जाएगा। जो पॉड्स होते हैं उनका खुद का कोई नेटवर्क अलग से नहीं क्रिएट होता है कि आपने पॉड लॉन्च किया और एक नेटवर्क बन गया डेडिकेटेड ऑन रन टाइम, और वो नेटवर्क जो है वो सीधा आपको बाहर लेके चला गया, नहीं। क्यूबरनेटिस एज अ प्रिंसिपल आपको एक प्राइवेट नेटवर्क से आईपी देगा। तो इस पॉड को जो आईपी मिलती है वो बेसिकली एक प्राइवेट आईपी होती है। मतलब ये कि मैं इस पॉड को एक्सेस कर सकता हूँ, पिंग कर सकता हूँ, अगर मैं क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर हूँ, बट मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा मैं पिंग नहीं कर सकता, याद रखना। दूसरा जो क्या कहते हैं क्यूबरनेटिस की नेटवर्किंग का रोल, वो है क्या बोलते हैं, रूल है। पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट वाला, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड जो होता है इसमें कि जितने भी पॉड्स होते हैं, ठीक है, ऑल पॉड्स विद इन क्यूबरनेटिस क्लस्टर कैन कम्युनिकेट। मतलब वो आपस में बात कर सकते हैं। एक क्लस्टर के अंदर चाहे आपके 10 वर्कर नोड हो, लेकिन आपके जो पॉड है वो आपस में बात कर सकते हैं, चाहे वो पॉड, चाहे वर्कर नोड 1 पे चल रहा हो या दूसरा पॉड आपका जो है वो वर्कर 10 पे चल रहा हो, आपस में वो बात कर सकता है। ये क्यूबरनेटिस का फंडामेंटल है। पहला फंडामेंटल बता दिया। दूसरा बता रहा हूँ क्या है, कि पॉड जो है वो आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर पॉड के अंदर होता क्या है, पॉड के अंदर होते हैं कंटेनर। और मैंने आपको पिछली क्लास में एक से ज्यादा कंटेनर लॉन्च करके दिखाया था, तो मैंने आपको तब क्या बोला था, एक पॉड में एक से ज्यादा कंटेनर होता है, लेकिन आईपी तो एक ही होती है। अब अगर मान लो यहाँ पे दो कंटेनर हैं, ठीक है, एक है सेंट ओएस और एक है एनजीआईएन, ठीक है, सेम एग्जांपल जो हमने यूज किया था, दोनों की आईपी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि पॉड सेम है, तो आईपी भी सेम होगी। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी बाहरी बंदे को कम्युनिकेट करना है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? वो पॉड को कम्युनिकेट करेगा। और पॉड से आप दोनों को रीच कर सकते हो, आप एनजीएनएक्स को भी रीच कर सकते हो, आप सेंटोस को भी रीच कर सकते हो। तो अगर आप बोलते हो कि एनजीआईएनएक्स को अगर सेंटोस से बात करना हुआ, तो लेट्स से आप कहते हो कि यार मेरे तो पॉड के अंदर ही मुझे बात करानी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एनजीआईएनएक्स है वो सेंट ओएस से बात करे। तो पॉड जो है वो एक्सटर्नली यूज नहीं होगा, इसमें कोई नेटवर्क। आपने एक नेटवर्क का नाम सुना होगा, एक आईपी जिसको हम बोलते हैं लूप बैक आईपी 127.0.0.1। ये बेसिकली एक लूप बैक आईपी होती है, जो कि आपके हर डिवाइस के अंदर होती है। जब आप अपना लैपटॉप जब देखोगे या आप अपना सर्वर देखोगे, तो सबसे पहले आपको एक आईपी दिखती है जिस पे लूप बैक लिखा होता है 127.0.0.1। ये आईपी का क्या रोल होता है, ये बेसिकली लोकल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो अगर आपको विद इन पॉड बात करनी है, लेट से अगर इस कंटेनर को इस कंटेनर से बात करना है, तो ये 127.0.0.1 को यूज करेगा। अब इसका अपना एक पोर्ट होगा, इसका अपना एक पोर्ट होगा। अब देखो, हर हर एक का अपना पोर्ट होता है, हर सर्विस का अपना एक पोर्ट होता है। तो आप उस पोर्ट के हिसाब से उनसे बात कर सकते हो। तो जो पॉड्स का जो इंटर कम्युनिकेशन है, नहीं नहीं सॉरी, इंटर नहीं, इंट्रा, माय मिस्टेक। इसमें जो राइट वर्ड यूज किया जाता है वो होता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है इंटरनल। तो पॉड्स का जो इंट्रा कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो कैसे होगा? वो होता है लूप बैक आईपी पे, लूप बैक आईपी पे।
मतलब कि हम जो है बात करेंगे अगर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, अगर सेम पॉड के अंदर, तो हम एक्सटर्नल आईपी को, इस पॉड की आईपी को लेंगे ही नहीं। पॉड की आईपी पिक्चर में ही नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपके लूप बैक आईपी से ही आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपका पॉड, ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटर कम्युनिकेशन, इंटर नोड का मतलब ये है कि मान लो कि मेरा पॉड है नोड 1 पे और डेस्टिनेशन पॉड है वो नोड 10 पे है। तो वो कैसे जाएगा? वो यूज करता है वर्कर नोड का इंटरफेस, वर्कर नोड का जो इंटरफेस है, मतलब कि उसका रियल नेटवर्क, मतलब कि जो पॉड पे जो नेटवर्क असाइन है, मान लो कि, सॉरी पॉड बोल रहा हूँ, ये जो आपका जो वर्कर नोड है इस पे एक इंटरफेस होता है। करेक्ट, हर एक वीएम पे होता है, हर एक सर्वर पे होता है। लेट्स से ये ETH 1 है। तो अगर मेरे पॉड को बात करना है किसी दूसरे नोड के पॉड से, तो ये पैकेट जो है वो मेरा ETH 1 पे आएगा और ETH 1 से फिर वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के फिर वो अगले वर्कर नोड पे जाएगा जहां भी जाना है उसे। लेट्स से कि उसको जाना है वर्कर 10 पे, तो ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे मान लो कि मेरा पॉड सेट करता है, ठीक है। अब ये पॉड 2 है, तो ये यहाँ पर बात करेगा इसका। समझ रहे हो कैसे जा रहा है? तो ये रूल है, ये आप और मैं डिसाइड नहीं करते, ये बाय डिफॉल्ट सभी के लिए एप्लीकेबल है कि पॉड को अगर एक से दूसरे नोड पे जाना होता है तो वो नोड की आईपी यूज करता है। तो यहाँ जब ये बाहर निकलेगा, तो लेट से अगर इसकी आईपी है 192.168.56.3 और इसकी आईपी है 192.168.56.8, तो जब ये बाहर जाएगा तो ये वाली आईपी लेकर जाएगा इस आईपी से। इसको जब पैकेट आप टीसीपी डंप लगाओगे यहाँ पे, तो आपको इस वाले आईपी से पैकेट आता हुआ दिखेगा। और पॉड की आईपी हो सकती है, फॉर एग्जांपल पॉड की आईपी हो सकती है 10.10.10.5, और इस पॉड की आईपी हो सकती है 10.10.10.6। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क है। ये कौन सा नेटवर्क है? ये प्राइवेट नेटवर्क है पॉड का। तो ये जब बाहर जाएगा तो ये इस पे जाएगा और यहाँ से फिर ये इसकी आईपी को लेकर जाएगा। मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन यूज होता है। पोर्ट जब बाहर जाते हैं तो अगर आप, और ये होता है ओवर, ये होता है अंडरले, अंडरले नेटवर्क। अंडरले नेटवर्क क्या है? जो आपके एक वीएम से दूसरे वीएम पे जा रहा है। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? जिसने आपको ये वीएम दी है उसने आपको नेटवर्क भी दिया हुआ है। तो ये नेटवर्किंग जो होता है वो आउटसाइड क्यूबरनेटिस होता है, आउटसाइड क्यूबरनेटिस। और ये जो नेटवर्किंग है जो ये आप देख रहे हो प्राइवेट की, ये इंटरनल है, ये इनसाइड कुबरनेटिस है, इनसाइड कुबरनेटिस। तब आप बोलोगे कि पर पार्ट तो ये कुबरनेटिस के क्लस्टर का ही है। देखो हाँ, ये यूज तो कुबरनेटिस के लिए ही हो रहा है ना। मान लो आपका पॉड फ्रीली बात कर रहा है, मैंने रूल बताया था ना कि पॉड जो है वो आपस में बात कर सकते हैं किसी भी नोड से, लेकिन नेटवर्क वो आउटसाइड का यूज कर रहे हैं, वो आउटसाइड नेटवर्क यूज कर रहे हैं जब वो दूसरे नोड पे जाते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया इतना? इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है मुझे, उसके पहले पूछना चाहता हूँ। ये समझ गए आशीष, संतोष? अब देखो, एक केस आता है जिसमें आप एक ही नोड पे दो पॉड्स हैं, ठीक है, पॉड 1 और पॉड 2 दोनों सेम नोड पर है। तो उस केस में पॉड 1, ठीक है, और पॉड 2 सेम नोड पर हैं, सेम नोड। तो अब क्या होगा? इस केस में आपका जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट हो जाएगा एक पॉड का दूसरे पॉड से, विद द हेल्प ऑफ कंटेनर रन टाइम नेटवर्किंग इंटरफेस, जो कि आपका डॉकर भी देता था, जिसको हम वर्चुअल ब्रिज बोलते हैं। बेसिकली एक ब्रिज क्रिएट होता है, मैं अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो उस केस में आपको फिजिकल नेटवर्क की जरूरत ही नहीं है, आपको इस फिजिकल निक के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो अंदर ही अंदर चल रहा है, नोड के अंदर है। तो अगर नोड के अंदर का कम्युनिकेशन है तो आपका निक यूज नहीं होता है, निक इज नॉट यूज्ड। अब ये निक किसका है? नोड का। नोड का निक यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका दोनों पॉड सेम ही नोड के ऊपर है। तो ये सिनारियो अगर आप समझ गए हो तो इसके बाद फिर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ये समझ गए 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 नेटवर्किंग के पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए क्यूबरनेटिस में नेटवर्किंग से पहले। समझ गए? ठीक है। तो अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। ये एक पॉड है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पॉड में एक कंटेनर हो गया, एक कंटेनर ये हो गया, ठीक है। ये मैं बोलता हूँ पॉड 1, ठीक है। एक मैं और पॉड बनाता हूँ, अच्छा यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते हैं।
इसका भी ऑलमोस्ट सेम केस ही है। यहाँ पे कंटेनर है, ये मान लो C1 है, ये C2 है, और ये C3 हो गया, ये B पॉड है, और एक मैं बनाता हूँ नेक्स्ट पॉड। मान लो कि इसमें भी दो कंटेनर, यहाँ C4 हो गया और यहाँ पे C5 हो गया। C मीन्स कंटेनर, और यहाँ पे ABC, ये पॉड हो गया। ठीक है, अब केस क्या है कि ये जो दोनों पॉड हैं ये सेम नोड पे लाई करते हैं, मतलब कि ये सेम नोड के ऊपर है। इसको मैं बोलता हूँ नोड 1। तो देखो मैं नोड वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं वर्कर वगैरह नहीं बोल रहा। उतना आप समझ जाना कि जब भी नोड वर्ड यूज होता है क्यूबरनेटिस के अंदर, तो हमेशा जो है वो या तो वर्कर को रिप्रेजेंट करता है या तो कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर का काम तो एडमिन का है। तो अभी आप अगर पॉड नेटवर्क देख रहे हो तो अभी एडमिन का रोल कहाँ आया? तो वर्कर नोड की ही बात हो रही है। ये हो गया नोड 2। ठीक है, मैं अलग अलग कलरों से आपको जो है कम्युनिकेशन फ्लो दिखाता हूँ। सबसे पहला जो मैं कम्युनिकेशन आपको दिखाऊंगा वो होगा इंट्रा कम्युनिकेशन। इंट्रा मतलब कि इन दोनों की बातचीत। ठीक है, तो जब इनको बात करना है तो किसी को भी पिक्चर में नहीं आने की जरूरत है, ये आपस में ही बात कर लेते हैं। कैसे? 127.0.0.1। तो ये क्या होता है कि ये ना अपना पोर्ट यूज करते हैं। हर एक कंटेनर के अंदर आप अपना पोर्ट, सर्विस का पोर्ट एक्सपोज करोगे, और उस पोर्ट को आप 127 से यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं कि इस पॉड की लेट से एक आईपी है 10.10.10.5, इसकी आईपी है 10.10.10.6, और इसकी आईपी है 10.10.10.7। ठीक है, और ये नोड की आईपी है 192.168.56.3, और इसकी आईपी है 192.168.56.4। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर एक फिजिकल निक होता है। ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, निक होता है बेसिकली। ये निक जो होता है, इसको आप बोलोगे लेट से ETH 0। इसको भी आप नाम दे दो ETH 0। देखो 0 1 जो भी आपको अपनी चॉइस है, नंबरिंग आप कर सकते हो। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली कनेक्टेड होता है एक्सटर्नल नेटवर्क्स के थ्रू। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या पिक्चर में आता है? एक्सटर्नल नेटवर्क। एक्सटर्नल नेटवर्क। ठीक है, एक नोड दूसरे नोड से कैसे बात कर रहा है? एक्सटर्नल नेटवर्क पे। तो यहाँ इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? इसकी हेल्प से आप बाहर जा सकते हो। ये इसकी आईपी है। अब क्यूबरनेटिस में क्या होता है कि ये डॉकर का प्रिंसिपल है, कंटेनर्स का प्रिंसिपल है कि एक वर्चुअल ब्रिज बनता है। बेसिकली एक ब्रिज बनता है। ठीक है, ये ब्रिज हर नोड में क्रिएट होता है जब आपका डॉकर का कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो देखो डॉकर का होता है, चाहे वो आप CR मतलब वो यूज कर लो, क्या बोलते हैं, पॉडमैन यूज कर लो, या आप CRIO यूज कर लो। ठीक है, कोई सा भी आप यूज कर लो, सभी ब्रिज बनाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो बनता है ना इन पॉड, जब ये लॉन्च होता है तो यहाँ पे एक पोर्ट, इसका एक इंटरफेस बनता है जिसको कि हम बोलते हैं वर्चुअल। तो ये हो गया मेरा VETH 0। ऐसे ही यहाँ पे भी एक बनता है, उसको हम बोलते हैं VETH 0। अब ये क्या होता है कि ये जो VETH 0 होता है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक जो डॉकर होता है। ठीक है, मैं डॉकर वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना अगर मैं डॉकर वर्ड यूज करूँ तो, कि मैं मतलब पॉडमैन क्यों नहीं बोल रहा या मैं CRIO क्यों नहीं बोल रहा, जेनरिक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे भी एक, यहाँ जो ETH 0 होता है, यहाँ पे इसका एक वर्चुअल ETH 0 बनता है। यहाँ पे भी एक इसका वर्चुअल ETH 0 बनता है। अब ये कौन बना रहा है? ये आपका कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर बना रहा है। अब ये क्या होता है, ये मैप होता है 1 to 1 मैपिंग, इसकी 1 to 1 मैपिंग होती है। तो अब मान लो आपका पैकेट, अब हम यूज केस लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ गए, यहाँ पे भी होगा VETH 0, यहाँ पे एक आपका बनेगा VETH 0। और अगर आप ऐसे बाहर जाओगे, ठीक है, ये मैपिंग होती है 1 to 1, इसकी मैपिंग होती है 1 to 1। अब हम लेते हैं कलर कोड। ठीक है, अब मैं कलर कोड से देखूंगा कि अगर मुझे मान लो कि यूज केस है मेरा, कि एक तो मैंने आपको समझा दिया केस 1, विद इन पॉड कंटेनर 1 से कंटेनर 2, कोई आईपी नहीं चाहिए पॉड की, आप सीधे बाहर जा सकते हो। अब आपको अगर एक पॉड 1 से पॉड 2 पे जाना है और दोनों सेम ही होस्ट पे है, आपका नोड सेम है, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये इस ब्रिज पे जाएगा। ठीक है, ये इस ब्रिज से इस पे जाएगा, और यहाँ से ये सीधा इस पे पहुंच जाएगा। क्यों गया ये? क्योंकि
सेम नोड है। और क्या कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि क्यूबरनेटिस का प्रिंसिपल कहता है कि आप विद इन क्लस्टर आप फ्रीली किसी भी पॉड से बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना इंटरनल नेटवर्क यूज करेगा। इस केस में आप जो है यहाँ पर नहीं आए, एक्सटर्नल पोर्ट पे यहाँ पे नहीं आए, ठीक है, यहाँ नहीं आए आप बाहर। तो ये जो कम्युनिकेशन हो गया आपका ब्रिज की हेल्प से, बिना आप बाहर, पैकेट निकला ही नहीं बाहर। आप टीसीपी डंप लोगे अपने वर्कर नोड पे, आपको कुछ भी नहीं दिखा, मतलब आपने मान लो कहीं और लिया तो नहीं दिखा। इस पे तो दिखेगा ही इंटरनल कम्युनिकेशन चलता हुआ। अब आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे कि कम्युनिकेशन था क्या। ठीक है, लगता है कॉल एंड होने वाली है, तो अपने को जल्दी जल्दी टॉपिक को निपटाना पड़ेगा। तो देखो, ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस है कि अब मेरे को बाहर जाना है। थर्ड केस कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अब मुझे जाना है सेकंड नोड पे। तो यहाँ से पैकेट आया, ठीक है, ये पैकेट कहाँ गया, ब्रिज पे आया। अब ये ब्रिज क्या करता है, ये ब्रिज यहाँ पर इधर लेकर आएगा, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन इसके बीच में ना एक चीज होती है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, और वो मैं बता देता हूँ, वो होता है आपका क्यूब प्रॉक्सी। अब क्यूब प्रॉक्सी क्या चीज है? क्यूब प्रॉक्सी बेसिकली आईपी को हाइड करता है। यहाँ पे आप लिखोगे क्यूब प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी क्या करता है कि ये जब ये आपका जाता है ना पैकेट, ठीक है, तो कलर वापस ले आते हैं। तो जब ये कम्युनिकेशन जाता है तो ये क्यूब प्रॉक्सी क्या करेगा, ये हाइड कर देगा। मतलब ये कि ये आपके पैकेट से जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ दिखेगा 192.168। लेकिन एक्चुअली में पैकेट किसका है, ये पैकेट है इसका 10.10.10.5 का। तो यहाँ से जब पैकेट बाहर निकल के गया, तो ये जब नेटवर्क पे आपने टीसीपी डंप लगाया यहाँ पे, तो इस टीसीपी डंप में आपको दिखा कि 192.168.56.3 जो है वो डॉट फोर से बात कर रहा है। उसमें आपको कहीं भी 10.10 नहीं दिख रहा है आपको। टीसीपी डंप में इस नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क है, वो इस नेटवर्क के ऊपर दिखेगा ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला ये एक्सटर्नल नेटवर्क है, और इसको हम बोलते हैं ओवर अंडरले नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क है हम इसको बोलते हैं ओवरले। जो आप इंटरनली देख रहे हो ऊपर, ये ओवरले होता है। प्रॉक्सी का काम क्या होता है? आईपी को हाइड करना, आईपी को हाइड करना। इसने आईपी को हाइड कर दिया, अब आपका क्या कर दिया, बेसिकली ये नेटिंग कर रहा है। मतलब ये कि जो बाहर जो आईपी दिख रही है वो अब आपको दिख रही है नोड की आईपी, बट पीछे क्या है, पॉड है। अब मान लो कि एक केस मान लो कि लेट्स से कि 10.a की जगह बी पॉड था, और बी पॉड सी से बात कर रहा है। तो जो बी जब सी से बात करेगा तब भी आपको सेम आईपी दिखेगी। अब आप बोलोगे यार ये क्या मजाक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो देखो, ये ट्रेसिंग का तरीका है, नेटवर्क में आपको ट्रेसिंग करनी पड़ती है। तब आपको जाके पता चलता है कि एक्चुअली में पैकेट किसका है। दूर से आपको दोनों का पैकेट का सेम आईपी दिखेगा। आपको फिर इंटरनली इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ये पैकेट किस पॉड का है। ठीक है, तो अब ये यहाँ गया। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएगा, क्यू प्रॉक्सी फिर अपना पिक्चर में रोल आएगा। अब ये क्या करेगा, क्यू प्रॉक्सी जो है वो इसकी आईपी को ट्रांसलेट कर देगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई बाहर की आईपी तो हो गई। अब इसको इंटरनल लेके जाना है, तो ये ब्रिज को देगा। और ये ब्रिज जो है फिर ये इस वर्चुअल इंटरफेस को देगा। और ये वर्चुअल इंटरफेस जो है वो आपके इस पॉड को ले आएगा। तो यहाँ से फिर आप अपना इस पॉड पे पहुंच जाओगे। तो ये होती है नेटवर्किंग हमारे पॉड्स की। ये बात आपको समझ में आई? इसमें किसी को कोई डाउट? भाई कहने में सिंपल है, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं बता रहा हूँ। इसको मतलब दोबारा फिर पढ़ना जब क्लास के बाद, क्योंकि मैं मतलब मैंने बता दिया, तुमने हाँ बोल दिया, बट ये स्टोरी खत्म नहीं हुई अभी यहाँ पे, ठीक है। इसको दोबारा से पढ़ना। अब सवाल ये आता है कि क्यूबरनेटिस जो है अपनी एक लिमिटेशन प्रेजेंट करता है, जिस लिमिटेशन से बहुत सारे लोग नाखुश हैं। तो क्यूबरनेटिस की एक लिमिटेशन है, वो क्या है कि वो सिर्फ ओनली वन इंटरफेस, वन आईपी। इंटरफेस और आईपी में तो डिफरेंस पता है ना, मतलब इसमें तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी। इंटरफेस वो रास्ता होता है, और आईपी उसकी पहचान होती है, यूनिक आईडी, ठीक है। तो आईपी एक ही मिलेगी पॉड को, इंटरफेस भी एक होगा। लेकिन टेलीकॉम वालों ने बोला कि भाई ये तो गलत है, हमारे यहाँ तो सर्वर पे मल्टीपल आईपीज होती है, हम तो ट्रैफिक आईपी अलग रखते हैं, सिग्नलिंग अलग रखते हैं, डायमीटर अलग रखते हैं, ओएनएम अलग करते हैं, हम बैकअप के लिए अलग वीलन बनाते हैं, हम तो दुनिया भर के इंटरफेसेस यूज करते हैं। आप तो हमको सिंगल पे लेकर आ गए। अब मैं अगर आपकी आईपी से खुश नहीं हूँ, तो फिर तो मैं क्या कहते हैं कि ये मेथड मेरे लिए सही नहीं है। प्लस आप ये कह रहे हो कि ये हमेशा नेटिंग यूज करेगा, प्रॉक्सी से आपकी आईपी हाइड हो जाएगी। तो मेरे एक्सटर्नल नेटवर्क को पता ही नहीं चला क्लाइंट को कि पीछे कौन सी आईपी है।
पर मेरी रिक्वायरमेंट तो ये है कि मेरा एप्लीकेशन कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें रिक्वेस्ट कौन सेंड कर रहा है, क्योंकि मैं उसको ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट कर रहा हूँ। अब आपने ब्लैक लिस्ट किसको कर दिया? नोड को। और नोड को ब्लैकलिस्ट करते ही सारे पॉड्स बंद हो गए। क्यों? क्योंकि पॉड तो सारे जितने भी है सब सेम आईपी लेके जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें जमेगा नहीं। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई। तो कुबरनेटिस ने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आप इसको बाईपास कर दो। मतलब बाईपास कैसे कर दूं मैं? तो आप एक काम करो, सीएनआई बना लो। सीएनआई का मतलब क्या होता है? कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। आप अपना अलग से, मार्केट में इतने ओपन सोर्स आपकी कम्युनिटीज हैं जो कि अपने इसकी एपीआईज लिख लिख के उन्होंने अलग से सीएनआईज बनाए हैं। जैसे कि एग्जांपल कोई बताएगा? कैलिको, अभी तो बोला था आशीष ने। कैलिको है, फ्लैनल है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे हैं यार, कैलिको, फ्लैनल, और भी बहुत सारी ईटीसी, लिस्ट बड़ी लंबी है। तो आप इनको यूज कर लो। अब ये क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा बाईपास कर देते हैं। मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये ब्रिज बनता है, ये वर्चुअल इंटरफेस होता है, ये क्यू प्रॉक्सी आता है, उन्होंने सब बाईपास कर दिया। उन्होंने बोला कि जी सीधा यहाँ पे मैं आईपी दूंगा, और वो आईपी होगी आपकी, और ये सीधा बाहर चला जाएगा। ये यहाँ पे ये जो इंटरफेस है, सीधा इस पे आ जाएगा, और यहाँ से फिर आप ले जाओ जहाँ ले जाना है। तो इस केस में आपकी जो है वो इस पॉड की यूनिक आईपी हो गई, और आप इसको मल्टीपल आईपी इंटरफेसेस दे सकते हो। आपको खुश नहीं हो तो आप एक और इंटरफेस ले लो। आप लो, आप यहाँ पे सिग्नलिंग अलग कर दो, यहाँ पे आप ओएनएम अलग कर दो, आप ट्रैफिक अलग कर दो, डायमीटर अलग कर दो। आपके पॉड को डायरेक्ट आईपी असाइन हो जाएगी, और वो पूरा का पूरा बाईपास कर देगा। ये पूरा मैकेनिज्म, वर्चुअल इंटरफेस, ब्रिज, प्रॉक्सी, सब बाईपास साइड, और ये सीधा निक पे पहुंच गया, और निक से बाहर चला गया। तो अब आपके क्लाइंट को पता लग गया कि पीछे कौन सी आईपी। आप कर लो व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। आपको पॉड ए को ब्लैक लिस्ट करना है, तब आप फिर पॉड का नेटवर्क यूज नहीं करते हो, फिर आप सीएनआई यूज करते हो। ये बात समझ में आई? यही गेम चेंजर है सबसे बड़ा। समझ गया भाई ये बात को, थ्योरेटिकली जो मैंने समझाया? हाँ, पर मैं आपको सीएनआई नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्यूबरनेटिस का नेटवर्क पढ़ाऊंगा। इसलिए याद रखना कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा दिखाऊंगा वो होगा क्यूबरनेटिस का नेटवर्क। आपको अगर सीएनआई पढ़ना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्यूबरनेटिस के नेटवर्क को देखेंगे वो कैसे काम करता है। ये जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, ये थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, वो चीज़ हम अगली क्लास में करके देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी रह गया है, बट आज कवर करना मुश्किल है क्योंकि टाइम लिमिटेशन शो कर रहा है। तो मैं अभी शुरू भी करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब पहले ही क्लास बंद हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट में मैं आपको 5-10 मिनट का वो बता के फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या नेटवर्किंग के लिए? नहीं? देखो, फिर से पढ़ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फिर पढ़ना, जाके नहीं समझ में आएगा एक बार में। टाइम लगता है, इसीलिए मुझे, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, टाइम लगता है। टाइम लो, समझो, अभी टाइम है, ठीक है। चलो भाई, फिर इसके साथ हम आज की क्लास खत्म करें फिर।